वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्करर्स। आप हेल्दी होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे। इसी आशा के साथ आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कोस्टल प्लेन्स के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। जैसा कि हमारी जो है एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है चल रही थी और उस एनसीईआरटी की सीरीज़ के अंदर हम जो है क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है इंडियन ज्योग्राफी की जो थी उसका दूसरा चैप्टर हम लोग जो है वो कवर कर रहे थे, ठीक। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हम लोग आपका जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है उसको जो है कवर कर चुके थे हम लोग। अब पेनिनसुलर इंडिया के साथ प्लस हम लोगों ने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को भी कवर कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है जिसमें नॉर्दर्न प्लेन को भी कवर किया गया है, नॉर्दर्न माउंटेन्स को भी कवर किया है, तो आई बटन पे जाके आप जो है क्लिक कर लीजिएगा, ठीक। आई बटन पे जाके क्लिक करके आप जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में जानना, ठीक। जो कोस्टल प्लेन है उसको अगर जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए और उसकी लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक। तो ये जो है फिर इसके बाद देखिए जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो आपका एक तरह से सैंडविच की तरह है। किसके किसके बीच? एक अरेबियन सी और एक वेस्टर्न घाट के बीच, ठीक। तो एक तरह से ये सैंडविच की तरह है। फिर इसी तरह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी जो है वो क्या है, वो अधिक जो है अधिक ज़्यादा क्या है, इससे ब्रॉड है। मतलब कि आपका जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उससे ज़्यादा ब्रॉड है और ये जो है वेस्टर्न वाला जो कोस्टल प्लेन है वो क्या है आपका, वो एक तरह से नैरो है, ठीक। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में पड़ता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो क्या है, वो एक तरह से एग्जाम्पल है क्या, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन का। अब आइए देखते हैं पहले इसकी ओरिजिन कैसे हुए दोनों प्लेन्स के। तो आइए इसके बारे में देखते हैं हम पहले। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका पहले से ही कौन सी प्लेट थी, पहले से ही आपकी यूरेशियन प्लेट थी। ये सब मैंने आपको बता दिया है पीछे की वीडियो में, लेकिन अब की बार जो है प्लेन्स का जो है मैं आपको वो ओरिजिन बता रहा हूँ, तो इसलिए जो है मैं आपको जो है फिर से इसकी ओरिजिन बता देता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पे ये अफ्रीका गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड से क्या हुआ, इंडिया अलग पूरी जो है जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर तीनों एक साथ अलग होते हैं, ठीक। अब तीनों एक साथ अलग होने के बाद फिर आपका जो क्रिटेशियस पीरियड आता है, क्रिटेशियस पीरियड के लास्ट में क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है अलग होकर ईस्टवर्ड मूवमेंट कर जाती है और इंडियन प्लेट से क्या होता है, जब ये रीयूनियन आइसलैंड के पास इंडियन प्लेट पहुंचती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेडागास्कर भी क्या होता है, अलग हो जाता है और इंडियन प्लेट क्या होती है, आगे की ओर बढ़ जाती है। और यहाँ पे लगभग 45 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या होती है, यहाँ पे एक प्लेटू रहता है जिसका नाम क्या रहता है, यही ईस्टर्न प्लेट का ही ये भाग है, ये जो प्लेटू है, तो इसका नाम रहता है कोटदार प्लेटू रहता है। क्या नाम रहता है इसका? कोटदार प्लेटू, ठीक। क्या रहता है? कोटदार प्लेटू नाम रहता है, ठीक। और इस कोटदार प्लेटू से इंडियन प्लेट जो है टकरा के क्या हो जाती है, वो एंटीक्लाइन क्या हो जाती है, मूव कर जाती है। और एंटीक्लाइन इसके क्या होने से, मूव करने से जो आपका ये वेस्टर्न वाला इलाका है, ठीक, एंटीक्लाइन जो है ये क्या कर गई, ये एंटीक्लाइन जो है इंडियन प्लेट जो है मूव कर गई और इसके एंटीक्लाइन मूव करने से जो आपका ये वेस्टर्न वाला कोस्ट है, जो वेस्टर्न घाट था आपका, वो क्या हो गया, वो एक तरह से सबमर्ज हो गया सी के अंदर। मतलब कि सी के अंदर वो क्या हो गया, डूब गया। तो इसे ही जो ये जो बेंट है, ये जो बेंट है इसी क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सिंटैक्सियल बेंट कहा जाता है, ठीक। इसे क्या कहते हैं, सिंटैक्सियल बेंट। फिर जब ये क्या होता है, ये मर्ज हो जाता है, वेस्टर्न प्लेट जो है आपका, ये देखिए इस तरह से कुछ ऐसे रहता है, देखिए हाँ यहाँ पे आप देखिए कुछ ऐसे थी इंडियन प्लेट, ठीक। और यहाँ से ये क्या हो गई, इधर की ओर क्या हो गई, सबमर्ज हो गई। ये जो है सबमर्ज हो गई। जब ये इधर की ओर सबमर्ज हो गई तो आप जानते हैं कि किसी भी प्लेट पे क्या लगता है, किसी भी प्लेट पे जो है बैलेंसिंग फोर्स लगते हैं, ठीक। या इसे ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में कहते हैं आइसोस्टेसिक फोर्स कहते हैं, ठीक। तो आइसोस्टेसिस मतलब कि संतुलनकारी दाब कहते हैं, ठीक। तो संतुलनकारी दाब के कारण क्या होता है कि ये जो इधर सबमर्ज हुआ था, तो अब जब एक तरफ सबमर्ज होगा, तराजू जैसे होती है, बैलेंसिंग वाली जैसे होती है कि एक तरफ अगर वो दबेगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, उठेगा। तो इसी तरह से इंडियन प्लेट में भी हुआ। ये जो इंडियन प्लेट थी एक तरफ तो सबमर्ज हुई लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गई, दूसरी तरफ जो है इसका इमरजेंस हो गया। क्या हो गया, इमरजेंस हो गया। और यही जो इमरजेंस वाला इलाका है, ये जो एरिया है ये कहलाता है ईस्टर्न घाट और यही जो सबमर्जेंस वाला इलाका है ये कहलाता है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाता है। ये सॉरी, इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये हो गया आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब देखिए जहां पे सबमर्जेंस होगा, जहां पे सबमर्जेंस होगा वहां पे क्या होगा, वो जो कोस्टल प्लेन होगा वो क्या हो जाएगा, वो नैरो हो जाएगा, मतलब कि कम चौड़ा रहेगा। और जहां पे इमरजेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा चौड़ा होगा, वो क्या होगा, वो ब्रॉड रहेगा, ठीक। तो इसीलिए आपका जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो क्या है, वो नैरो है और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो आपका इमरजेंस के कारण क्या है, वो ब्रॉड में है, ठीक। उसकी जो है चौड़ाई अधिक है, ठीक। तो इस तरह से दोनों की क्या होती है, ओरिजिन होती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा ये। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आगे आइए, यहाँ पे देखिए, बिकॉज ऑफ द सबमर्जेंस इट इज़ अ नैरो बेल्ट। देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि इसका सबमर्जेंस के कारण क्या हो गया, नैरो बेल्ट बन गई है, ठीक। और ये इसी जो अब देखिए इसी जो सबमर्जेंस के कारण, अब देखिए कोई भी प्लेट क्या हो गई, जब यहाँ पे सबमर्ज हो गई, जब ये वेस्टर्न प्लेट यहाँ पे सबमर्ज हो गई, तो सबमर्ज होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो जल की गहराई होगी, जो गहराई होगी वाटर की, वो क्या होगी, वो अधिक हो जाएगी। जब वाटर की गहराई क्या होगी, अधिक हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो आपके आपका जो पोर्ट बनने के लिए ऑटोमेटिक कंडीशंस क्या हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, ठीक। और ये जो आपका वेस्टर्न कोस्ट वाला इलाका है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, एक तरह से बहुत ज़्यादा कटा फटा है, ठीक। और इसके कटे फटे होने के कारण क्या होता है, जो जहाज होती है, जो आपकी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, इन्हीं ये जो कटे फटे इलाकों हैं, इन्हीं से प्रवेश करके वो तट तक क्या हो जाती है, वो तट के अंदर तक आ जाती हैं, ठीक। आसानी से अंदर तक क्या कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, ठीक। तो इस कारण से जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे क्या होता है, आसानी से पोर्ट क्या हो जाते हैं, आसानी से पोर्ट जो है या हार्बर जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक। और ज़्यादातर यहाँ के जो पोर्ट है, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पे तो जितने भी पोर्ट हैं, वो सब क्या है, वो सब नेचुरल पोर्ट है। उसको में जो है किसी तरह का ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करना पड़ा है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई डेवलप करना ही पड़ेगा, लेकिन उस तरह का वो नहीं करना पड़ा कि जैसे आपका ईस्टर्न कोस्ट पे करना पड़ा है। ईस्टर्न कोस्ट में आगे मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या कंडीशन बनी थी, ठीक। अब आइए यहाँ पे, अब देखिए पोर्ट्स की बात आई है, तो पोर्ट हम जान लेते हैं कि इंडिया में कुल कितने पोर्ट हैं, ठीक। आइए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो आपका ये कांडला पोर्ट दिख रहा होगा। कांडला पोर्ट एक तरह का कैसा पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है। कैसा पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है, ठीक। और ये जो है कांडला पोर्ट जो है, इसका जो है नाम बदल करके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रख दिया गया है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं कच्छ का रण कहते हैं, ठीक। रण ऑफ कच्छ कहते हैं, ठीक। और ये जो एरिया देख रहे हैं आप देख रहे होंगे काठियावाड़ पेनिनसुला देख रहे होंगे। और इसी काठियावाड़ पेनिनसुला में गिरी जो है, जो गिर के जंगल हैं, और जो गिर नेशनल पार्क है, जहाँ पे कौन पाए जाते हैं, जहाँ पे बब्बर शेर या एक्सोटिक लायन भी यहीं पे पाए जाते हैं, गिर के जंगलों में, ठीक। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपका ये जो नैरो पार्ट दिख रहा होगा, ये कहलाता है खंभात की खाड़ी या गल्फ ऑफ खंभात कहलाता है, ठीक। और यहाँ पे एक आपका पाया जाता है आइसलैंड पाया जाता है। इस खंभात की खाड़ी के पास जो है एक आइसलैंड पाया जाता है, जिसका नाम है अलिया बेट। मैं या आलिया भट्ट मत समझिएगा, अलिया बेट है, ठीक। अलिया बेट आइसलैंड है। और इस आइसलैंड में क्या किया जाता है, इस आइसलैंड के समीप जो है भारत का क्या पाया गया है, भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार पाया गया है, ठीक। अलिया बेट के पास क्या पाया गया है, भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार पाया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे प्रोडक्शन चालू नहीं किया गया है, ठीक। फिर आइए आगे देखते हैं। और यहीं पे आपका मुंबई, अब फिर आगे पोर्ट आप देख रहे होंगे कि मुंबई पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है आपका, मुंबई पोर्ट है। ये आपका जो है यहाँ पे मुंबई पोर्ट है। और मुंबई पोर्ट के पास से क्या है, थोड़ा सा अगर कोस्टल एरिया सी के एरिया में जाएंगे, तो वहीं पे है आपका मुंबई हाई पड़ता है, या मुंबई हाई के पास ही आपका जो है बसीन ऑयल एरिया है, ठीक। बसीन ऑयल एरिया है, जहाँ से ऑयल का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक। फिर आपका यहाँ पे एक दूसरा पोर्ट है, जिसे कहते हैं, मुंबई में ही है ये, इसे कहते हैं नौहा स्लावा पोर्ट कहते हैं, ठीक। नौहा स्लावा पोर्ट कहते हैं। और इसका जो है नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी कर दिया गया है, ठीक। फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे मरमा गांव। मरमा गांव कहाँ पे है, मरमा गांव गोवा के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गोवा के पास स्थित एक पोर्ट है, ठीक। फिर मैंगलोर जो है कर्नाटक के पास स्थित पोर्ट है। और कोच्चिन कहाँ पे है, कोच्चिन जो है आपका केरल के पास एक स्थित पोर्ट है, ठीक। कहाँ पे है ये, कोच्चिन केरल के पास स्थित पोर्ट है, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कोच्चिन को क्या कहा जाता है, अरेबियन सी की क्वीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोच्चि क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। और यहीं पे आपका केरल में ही एक आपका एरिया है, जिसका नाम कहते हैं अलेप्पी कहते हैं, या अल्पुझा के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं, अलेप्पी या अल्पुझा के नाम से जानते हैं। और यहीं पे एक है मन्नार। क्या है, मन्नार जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म के लिए फेमस है। अलेप्पी जो है वो भी अलेप्पी को जो है वेनिस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वेनिस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और फिर यहीं पे आपका एक काफ़ी ज़्यादा वेब से किस तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाए, उसके लिए यहाँ पे दो एरिया हैं। एक है आपका थांगसेरी, एक क्या है आपका, जो कि इसको मैं हटा देता हूँ, एक है आपका केरल में थांगसेरी,
और एक है आपका विजिंघम। ठीक, आपका ये थंगसेरी और विजिंघम जो है वो दो एरिया है जहाँ पे आपका क्या किया जाता है, वेव्स जो सी की वेव्स होती हैं उनके थ्रू क्या करेंगे, करंट के यहाँ पे जो है एनर्जी का जो है प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे आपका जो है तिरुवनंतपुरम और के समीप जो है कोवलम, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम जो है केरल की क्या है, कैपिटल है, और यहीं पे है कोवलम, क्या है कोवलम। कोवलम जो है काफ़ी ज़्यादा एक टूरिज्म का प्लेस है। ठीक, टूरिज्म का प्लेस है। ठीक, और गोवा में दो रिवर बहती है आपकी, गोवा में बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रिवर बहती है, एक है मांडवी और एक है जुआरी। ठीक, मांडवी और जुआरी रिवर जो है वो गोवा में बहती है। ठीक, और यहीं पे कई सारे आपके वो बीचेस पाए जाते हैं, जैसे आपने मुंबई में काफ़ी फेमस बीच का नाम सुना होगा, जिसे किस नाम से जानते हैं, जुहू बीच के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे आप गोवा में एक अंजना बीच है। ठीक, तो इस तरह से कई सारे बीच हैं। ठीक, और आगे अब आगे देखते हैं, अब ईस्टर्न घाट के भी हम क्या कर लेते हैं, पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। यहीं पे आइए देख लेते हैं। तो यहाँ से जो आपका ये तूतीकोरिन कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। ठीक, फिर यहाँ पे चेन्नई और एन्नूर पोर्ट है। फिर यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विशाखापट्टनम पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि जो विशाखापट्टनम पोर्ट है एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो कि नेचुरल पोर्ट है ईस्टर्न घाट का। ठीक, क्या है, ईस्टर्न घाट का ये एक नेचुरल पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक, फिर यहाँ पे विशाखापट्टनम के पास जो है एक वो पाई जाती है, एक जो है आपका डॉल्फिन नोज पाई जाती है, एक रॉक पाई जाती है जिसका नाम क्या कहते हैं, एक रॉक है जिसका नाम क्या है, डॉल्फिन नोज। क्या है नाम, डॉल्फिन नोज है। ठीक, और ये डॉल्फिन नोज क्या करती है, जो समुद्र से जो सागरीय जो बहुत तेजी के साथ करंट आती है उससे क्या करती है, उससे जो है ये कोस्ट लाइन की या जो कोस्टल एरिया रहती है उसकी एक तरह से प्रोटेक्शन किया करती है। ठीक, फिर यहाँ पे आपका जो है ये तो था आपका विशाखापट्टनम के बारे में। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो आगे आप एक यहाँ पे देख रहे होंगे कोस्ट कौन सा है, आगे जो है आपका जो पोर्ट है वो है आपका पारादीप। कौन सा पोर्ट है आपका, पारादीप पोर्ट है। ठीक, कौन सा पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है। ठीक, तो ये पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, उड़ीसा में है। किस कहाँ पे, उड़ीसा में है पारादीप पोर्ट। और यही पारादीप उड़ीसा में ही क्या है, उड़ीसा में ही एक आपका आइसलैंड है। उड़ीसा में क्या है, एक आपका आइसलैंड है जिसको किस नाम से जानते हैं, जिसको जानते हैं, उड़ीसा में एक आइसलैंड है उसको जानते हैं अब्दुल कलाम आइसलैंड के नाम से। किस नाम से जानते हैं, अब्दुल कलाम आइसलैंड के नाम से जानते हैं, जो कि चांदीपुर में है। कहाँ पे है, चांदीपुर में है। ठीक, और ये डीआरडीओ का एक तरह से क्या है, डीआरडीओ का जो भी लॉन्चिंग होती है वो इसी आइसलैंड से करते हैं, अब्दुल कलाम आइसलैंड से। ठीक, और यहाँ पे एक और मैं आपको आइसलैंड का नाम बता दूं, यहाँ पे एक पुलिकट लेक पाई जाती है, जहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच क्या पाई जाती है, पुलिकट लेक पाई जाती है, जहाँ पे इसरो का क्या है, जहाँ से इसरो जो है वो सेटेलाइट अपना क्या करता है, लॉन्च करता है, जहां से क्या करता है, इसरो अपना सेटेलाइट लॉन्च करता है। यहीं पे क्या है, यहीं पे आपका श्रीहरिकोटा है। क्या है, श्रीहरिकोटा है। ठीक, श्रीहरिकोटा आइसलैंड है। ठीक, श्रीहरिकोटा आइसलैंड है। ठीक, और यहीं से क्या करता है, इसरो जो है अपनी जो है सेटेलाइट्स को क्या करता है, लॉन्च करता है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। अब तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और तो इसको आप याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो आंध्र प्रदेश में जो है आपका एक नेल्लूर नाम की जो है एक जगह पाई जाती है। ठीक, क्या पाई जाती है, एक नेल्लूर नाम की जगह है। ठीक, तो इस नेल्लूर नाम की जगह पे क्या किया जाता है, इस नेल्लूर नाम की जगह पे भारत का जो है सर्वाधिक जो है माइका पैदा होता है, क्या होता है, माइका का प्रोडक्शन होता है नेल्लूर नाम पे। क्या नेल्लूर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा माइका क्या होता है, का प्रोडक्शन होता है। ठीक, और यहीं पे एक आपका जो है नेल्लूर को क्या कहा जाता है, भारत की झींगा राजधानी, या इसे क्या कहते हैं, श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। नेल्लूर को क्या कहते हैं, श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने सब आपको बता ही दिया, तो इसको आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब आइए आगे की ओर। अब यहाँ पे बात आती है, देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिवर फ्लोइंग थ्रू द कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। मतलब कि जो वेस्टर्न कोस्ट की ओर जो भी रिवर फ्लो करती है वो क्या नहीं बनाती, वो डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा नहीं बनाती है तो क्या बनाती है, तब ये बनाती है क्या, एस्चुरीज बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरीज, या इसे कहते हैं ज्वार नद मुख कहा जाता है। ठीक, हिंदी में इसे ज्वार नद मुख कहते हैं और इंग्लिश में इसे एस्चुरी कहते हैं। अब एस्चुरीज क्या होती हैं,
देखिए वेस्टर्न घाट जो है आपका क्या है, वहाँ पे जो है जो नदी रहती है, जो रिवर रहती है, वो आपका एक तरफ से कगार बनाते हुए जाती है। कगार मतलब कि एक ऊंचे स्थान से रिवर का क्या होना, गिरना, ठीक, ऊंचे स्थान से क्या होना, रिवर का गिरना, ठीक। और यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट की जो भी रिवर है वो किससे बहती हैं, जो वेस्टर्न घाट की तरफ जो रिवर फ्लो होती हैं वो ज़्यादातर फॉल्ट से बहती हैं। और फॉल्ट से बहने के कारण, और एक रीज़न ये भी है कि जो वेस्ट की जो रॉक है, यानी कि जो आपका वेस्टर्न घाट की ओर जो रिवर बहती हैं वो क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या नहीं करती हैं, इरोजन का काम नहीं कर पाती हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ की जो रॉक है वो भी क्या है, वो भी हार्ड है, ठीक। तो रॉक हार्ड होने के कारण प्लस एक तरह से कगार बनाते हुए गिरने के कारण प्लस एक तरह से क्या होता है, वेलोसिटी अधिक होने का कारण, रिवर की क्या होने से वेलोसिटी, जो भी यहाँ पे रिवर बहती है, जैसे नर्मदा बहती है, माही बहती है, तापी बहती है, ठीक, ये सब जो रिवर बहती है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है इनमें, ठीक। और ये काफ़ी ज़्यादा कगार बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से गिरती है समुद्र में। तो इस कारण से यहाँ पे क्या नहीं बनता, इस कारण से यहाँ पे जो है आपका डेल्टा नहीं बनता। और ये रिवर क्या होती है, वेलोसिटी अधिक होने के कारण जो भी सेडिमेंट भी जो ली रहती हैं वो समुद्र में तक क्या करती है, वो सी में क्या करती है, दूर तक ले जाती है, अपने साथ क्या करती है, समुद्र में भी क्या करती है, दूर तक ले जाती हैं। और ओशियन या अरेबियन सी में काफ़ी दूर में जाके वहाँ पे क्या करती है, सेडिमेंट को डिपॉजिट करती हैं, ठीक। तो इसलिए इस यहाँ पे क्या होता है, इसलिए यहाँ पे जो है आपका फॉर्मेशन नहीं होता है डेल्टा का, ठीक। और इधर की जो रिवर रहती है उसका जो क्या रहता है, इधर की रिवर का एक तरह से वेलोसिटी भी कम होती है, और वेलोसिटी कम होने से कारण क्या होता है कि जो सेडिमेंट होता है उसको क्या होती है, आसानी से डिपॉजिट कर सकते हैं। और ईस्टर्न घाट चौड़ा होने के कारण जल्दी से वो क्या नहीं हो पाती, सी में मिल नहीं पाती हैं, तो जिसके कारण क्या होती है, वहीं पे सेडिमेंट क्या करती हैं, डिपॉजिट कर देती है। तो इसलिए इधर की जो भी रिवर होगी, जैसे गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, फिर आपकी महानदी होगी, तो वो सब डेल्टा का क्या करती हैं, एक तरह से निर्माण करती हैं, ठीक। और ये भी यही रीजन है, क्या यही रीजन है कि आपका जो है वेस्टर्न घाट की ओर ज़्यादा पोर्ट है और ईस्टर्न घाट की ओर कम पोर्ट है, ठीक। और ये जो है ईस्टर्न घाट की ओर कम पोर्ट है। क्यों कम पोर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब सेडिमेंट रहेगा तो जो आपकी बड़ी बड़ी शिप्स आएंगी तो उनको आने में क्या होगी, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी। और इधर क्या होगी, जब यहाँ पे जल की गहराई अधिक है तो यहाँ पे क्या होगी, आसानी से शिप्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे पोर्ट क्या होगा, ज़्यादा आसानी से बनेंगे। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे एक तरह से बनेंगे लेकिन आर्टिफिशियल बनाने पड़ेंगे, वहाँ पे जल के और क्या करना पड़ेगा, डीपेन करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक टर्म आया है आपका बैक वाटर, यहाँ पे आया है एक टर्म, द मालाबार कोस्ट हैज़ गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विश फीचर। जो आपका मालाबार कोस्ट है उसको क्या मिले, एक सर्टेन डिस्टिंग्विश कुछ फीचर्स मिले हैं। अब देखिए मालाबार, अब देखिए यहाँ पे जो आपका कोस्टल प्लेन है उसको डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट फिजियोग्राफी के हिसाब से डिफरेंट नेम से जाना जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे ये जो आपका ये इलाका जो है ये कहलाता है गुजरात का कोस्टल प्लेन, या गुजरात का तटीय मैदान कहलाता है, या गुजरात का इसे क्या कहते हैं, तटीय मैदान कहलाते हैं। और इसको भी कई पार्ट में बांटा गया है, जैसे ये खंबात के खाड़ी के पास जो है इसको खंबात की खाड़ी का तटीय मैदान कहते हैं। फिर यहाँ जो है आपका जो ये काठियावाड़ का है तो उसे काठियावाड़ का तटीय मैदान कहा जाता है। फिर गल्फ ऑफ कच्छ का है तो कच्छ का तटीय मैदान कहा जाता है, ठीक। फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ से जो है शुरू होता है, क्या यहाँ से आपका शुरू होता है ये यहाँ से आपका ये पूरा आप देख रहे होंगे कि ये पूरा क्या है, कोस्टल प्लेन का इलाका है। ये जो है ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया और ये क्या हो गया, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से जो आपका सबसे पहला आप डिवीजन करते हैं, ठीक। अब वेस्टर्न कोस्ट का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एक पाया जाता है रोहा नाम की जगह, ठीक। महाराष्ट्र में एक रोहा नाम की जगह पाई जाती है। तो रोहा से गोवा के कहाँ तक, गोवा में एक पाया जाता है मरमा गाँव, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया गया, रोहा, क्योंकि इस पेन को मैं बदल देता हूँ, थोड़ा डार्क में ले जाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या पाया गया, रोहा, और यहाँ पे आपका पाया गया मरमा गांव। कौन सा गांव, मरमा गांव, ठीक। तो रोहा से मरमा गांव तक का जो इलाका रहेगा वो कहलाता है कोंकण तट। कौन सा तट कहलाता है, इसे कहते हैं कोंकण तट के नाम से जानते हैं, ठीक, या कोंकण कोस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ तक आपका हो गया, ठीक, मरमा गांव तक हो गया। तो फिर मरमा गांव से आपका जो है, मरमा गांव से आपका ये मंगलुरु पोर्ट तक का, ठीक, मंगलुरु पोर्ट तक का जो भी आपका रीजन है उसको कहलाता है, ये कहलाता है आपका कनारा तट, कि क्या कहलाता है, कनारा कोस्ट कहलाता है, या इसे कन्नड़ कोस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक, या कनारा कोस्ट या कन्नड़ कोस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। फिर आपका यहाँ पे जो आपका कनारा, ये जो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो आपका रीजन है, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो रीजन है इसे किस नाम से जानते हैं, मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। अब ईस्टर्न कोस्ट में आइए हम डिवीजन कर देते हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट में जब हम डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे आइए आप, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे
ठीक, तो यहाँ से अब एक यहाँ पे झारखंड के पास से एक रिवर बहती है जिसे कहते हैं सुवर्ण रेखा रिवर। कौन सी रिवर कहते हैं? सुवर्ण रेखा। तो सुवर्ण रेखा से वंशधारा रिवर तक, कौन सी रिवर तक? सुवर्ण रेखा से वंशधारा रिवर तक का जो आपका एरिया है, वो जो कोस्टल एरिया है वो कहलाता है आपका उत्कल कोस्ट कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं, या इसे उत्तरी सरकार कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सरकार कोस्ट या उत्कल तट या उत्कल कोस्ट या उत्तरी सरकार कोस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, फिर इसके बाद का जो इलाका पड़ता है, फिर इसे आंध्रा कोस्ट के नाम से जानते हैं। जो आपका आंध्र प्रदेश तक का जो इलाका रहता है वो क्या कहलाता है? वो आंध्रा कोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद आंध्रा कोस्ट के बाद यानी कि जो आपका कावेरी रिवर होती है, कावेरी रिवर से आपका पूरा जो कन्याकुमारी तक का जो इलाका है उसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। किस कोस्ट के नाम से जानते हैं? कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, जो मैंने बोला है उसको आप एक कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, आइए एक लाइन में हम लोग पढ़ लेते हैं। एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर एंड इज एन एग्जांपल ऑफ इमर्जिंग कोस्ट। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेस्टर्न कोस्ट वो कोस्ट क्या है, एक तरह से नैरो है, और जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है वो क्या इमरजेंसी के कारण क्या हो चुका है? ब्रॉडर है। ठीक, देयर आर डेवलप्ड डेल्टास आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स ईस्टवर्ड इनटू द वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो भी रिवर बहती हैं वो क्या करती हैं? एक तरह से डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि इधर की जो रिवर बहती है वो क्या होती है? वो काफ़ी ज़्यादा अपने साथ सेडिमेंट लाती हैं, पर सेडिमेंट लाने के साथ उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है? जो रिवर की 3 स्टेजेस होती है, एक यंग स्टेज, एक क्या होती है, एक मिडिल की स्टेज होती है और एक ओल्ड स्टेज होती है। ठीक, तो ओल्ड स्टेज में रिवर क्या करती है? उसका जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? बिल्कुल ही कम हो जाती है, ना के बराबर वेलोसिटी हो जाती है। तो ना के बराबर वेलोसिटी होने से जो अपने साथ वो सेडिमेंट को क्या नहीं कर पाएगी? ढो नहीं पाएगी, और जब सेडिमेंट का ढो नहीं पाएगी तो उसको क्या कर देगी? डिपॉजिट कर देगी, और डिपॉजिट करेगी तो क्या बन जाएगा? डेल्टा बन जाएगा। तो ये सिंपल सा रीजन था। ठीक, और तो इन सब रिवर तो इसमें कौन कौन सी रिवर हैं? दिस इंक्लूड द डेल्टास, द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी। ठीक, तो ये सब रिवर है। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि जो गोदावरी रिवर है वो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। ठीक, और यहाँ पे जो कावेरी रिवर है इसको जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और ये जो महानदी है इसको जब मैं आपको अलग से, जब आपको मैं इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाऊंगा, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जब पढ़ाऊंगा, और जब उसमें रिवर्स के बारे में बताऊंगा, तब उसमें मैं आपको डिटेल से पूरे रिवर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक, अब यहाँ पे ये देखिए कि द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर्स इनटू द सी, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स। ठीक, तो मतलब इसका यही हो गया कि जो आपका जो इमरजेंस के कारण क्या हो गया है, ईस्टर्न कोस्ट के इमरजेंस के कारण क्या हो गया है कि वहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का इलाका होता है, देखिए कई तरह के जोन्स में होता है। कॉन्टिनेंटल जो ओशियन के को क्या किया गया, ओशियन के फिजियोग्राफी को जो है कई तरह के जोन्स में बांटा गया है। जैसे होता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जोन होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप का जोन होता है, फिर आपका होता है ओशियानिक प्लेन्स का जोन होता है। ठीक, तो मरीन प्लेन्स या ओशियानिक प्लेन्स का जोन होता है। तो ये सब कई तरह से क्या करते हैं, ओशियन के जो आपकी रिलीफ है उसको बांटा जाता है। तो जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जो जोन है वो क्या है, वो लगभग में 500 किलोमीटर तक क्या हुआ है, सी में फैला हुआ है, ईस्टर्न साइड में। तो जिसके कारण क्या है, जिसके कारण जो है सी की गहराई क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक, और इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे पोर्ट जो है डेवलप नहीं हो पाए हैं। ठीक, तो ये सब रीजन्स थे। तो यहाँ पे आपका जो है पूरी तरह से समाप्त होता है इंडियन फिजियोग्राफी का। नहीं, अभी तो इंडियन फिजियोग्राफी में एक चीज़ आपकी और बची है, आइसलैंड वाला पार्ट बचा है, उसको जो मैं जो है आपको अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। तो इसके साथ ही आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ ही आपका इंडियन फिजियोग्राफी टोटल खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी को लेते हुए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी लेते हुए। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करिएगा। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स।